गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello, welcoming you all on today's online session for Accountancy, Standard 11th, chapter number 6, that is subsidiary books. Subsidiary books, when the number of transactions, same type of transactions are so many, जब same type के transactions के बहुत सारे होते हैं, in that particular cases, businessman used to prepare the subsidiary books. जहाँ पे आप सेम टाइप के ट्रांजेक्शन एक साथ में आप लिस्टिंग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट ये है कि आपको उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए होती है इमीडिएटली आपको अवेलेबल यहाँ पे हो जाती है। दैट इज कॉल्ड द सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, जर्नल में क्या है, आपने जर्नल में एंट्री पास करने के बाद कि आपको सपोज परचेज ढूंढना है कि आपने पूरे साल में कितनी बार क्रेडिट में परचेस किया या कैश में परचेस किया, तो आपको हर एंट्री 1 बाय 1 आपको यहाँ पे जाना गो थ्रू करना पड़ेगा, बिकॉज वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा होता है। जैसे एक्टिविटी होती है, जैसे ट्रांजेक्शन होता है, उसकी एंट्री स्पॉट पास में पे की जाती है। तो एक सिंगल अकाउंट ढूंढना उसमें थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपके बहुत ज्यादा होते हैं सेम टाइप वाले, तो आप उसके अलग से बुक बनाना, दैट इज कॉल्ड द सब्सिडरी बुक्स हियर। ओके, सो टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स जो टेक्स्ट बुक में मेंशन यहाँ पे किया गया है, ठीक है, उसको थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। पहला सब्सिडरी बुक है दैट इज कॉल्ड परचेस बुक। फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड द परचेस बुक। सेकंड इज माय सेल्स बुक। थर्ड इज माय परचेस रिटर्न बुक। फोर्थ इज माय सेल्स रिटर्न बुक। ओके, फिफ्थ इज माय कैश बुक। सिक्स्थ इज माय पेटी कैश बुक। ओके, सेवेंथ इज माय बिल रिसीवेबल बुक। एट्थ इज माय बिल्स पेएबल बुक एंड नाइन्थ इज माय जर्नल प्रॉपर। इसी चीज को आपको अलग तरीके से बताया गया टेक्स्ट बुक के अंदर, जो कि इन द कंटेनिंग वीडियोस विल लिसन इट। ओके, सो हमको इस चैप्टर में बेसिकली सीखना है परचेस बुक के बारे में, सेल्स बुक के बारे में, परचेस रिटर्न बुक के बारे में और सेल्स रिटर्न बुक के बारे में। तो ट्रांजैक्शंस हम कौन से लिखेंगे सब्सिडरी बुक्स के अंदर? ट्रांजैक्शंस recorded in subsidiary books. Okay, only credit transactions, only credit transactions, that also relating with the goods, that also relating with the goods. Okay, so goods का ही होना चाहिए, assets का नहीं होना चाहिए। अब गुड्स और एसेट में डिफरेंस किया, अगर मैं ट्रेडिंग करता हूं जिस चीज में, दैट इज कॉल्ड द गुड्स। अगर उसी गुड्स, सपोज कि मेरा गुड्स ही मेरा फर्नीचर है, टेबल चेयर सोफा, ये मेरा गुड्स है, तो वो एसेट्स नहीं है, वो मेरे लिए गुड्स है। जिसमें ट्रेडर ट्रेडिंग यहाँ पे करता होगा, दैट इज कॉल्ड एज द गुड्स। ओके, मैं बेचता हूं गुड्स। ओके, लगाया मैंने अपने शॉप में फर्नीचर, तो फर्नीचर इज माय एसेट, लेकिन मैं बेचता ही फर्नीचर, तो फर्नीचर मेरा गुड्स है। होप यू आर गेटिंग करेक्ट। सो गुड्स एसेट्स नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट अगर दिया है, हमें यहाँ पे कंपल्सरी माइनस करना है, हमें यहाँ पे कंपल्सरी माइनस करना ट्रेड डिस्काउंट। ओके,
कैश डिस्काउंट दिया है, कुछ करना ही नहीं। क्यों नहीं करना? बिकॉज तब तो हमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखने पड़ेगा, तब कैश क्या कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, पार्ट पेमेंट is made या रिसीव, सेल्स के लिए पैसा मिलता है। ठीक है, देन कंसिडर इट एज फुल्ली क्रेडिट। ध्यान रहे जरा सा, अगर मैंने आधा अधूरा पेमेंट किया है, 50% पेमेंट किया है, 60% पेमेंट किया है, 70% पेमेंट किया है या पेमेंट मिला है, इन दैट केस आपको समझ लेना है, ऐसा मान लेना है कि आपने पूरा का पूरा क्रेडिट नहीं किया, मिला ही नहीं है। मानो जितना पैसा मिला है वो दिखेगा कैश बुक के अंदर, यहाँ पे परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न बुक में नहीं दिखेगा। हमें मान लेना है यहाँ पे पूरा का पूरा उधार पे है, हमें मान लेना है यहाँ पे पूरा का पूरा उधार पे ही है। ओके, उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे कंसिडर करना है कि 1 रुपया आपको मिला नहीं है, 1 रुपया आपको मिले नहीं है। That only got to consider over here. Okay, तो consider it as fully credit। ये फुल पेमेंट हो चुका है, अगर फुल पेमेंट हो चुका है तो उसको तो आपको लिखना ही नहीं है वैसे। अगर फुल पेमेंट हो चुका है उसको तो आपको वैसे भी नहीं लिखना है। आई होप सो आर गेटिंग मी। समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ और कैसे क्या करना होता है। ओके, सो विद दिस इफेक्ट्स क्या लिखना है? जो क्रेडिट में परचेस करते हैं, सेल करते हैं गुड्स, वो लिखना है। गुड्स कैसे पता चले? तो मैं आपको पता है ऑलरेडी। गुड्स किसको बोल सकते हैं? जिसमें ट्रेडर ट्रेडिंग यहाँ पे करता हो उसको हम लोग गुड्स यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, एसेट्स क्या होगा तो लिखेंगे नहीं, जिसमें ट्रेडिंग करूंगा वो लिखूंगा। टेबल चेयर सोफा में ट्रेडिंग करता हूँ, टेबल चेयर सोफा बिकम माय गुड्स नॉट द एसेट्स। ओके, सो जिसमें ट्रेडिंग करता हूँ उसमें मुझे गुड्स यहाँ पे आता है। क्रेडिट डिस्काउंट कंपल्सरी माइनस में यहाँ पे करना, कैश डिस्काउंट कुछ करना ही नहीं है। पार्ट पेमेंट आधा अधूरा पेमेंट होता है, अगर बाय चांस तो ऐसा मानो कि पूरा का पूरा आपका यहाँ पे क्रेडिट ही है। ठीक है, वो जितना पेमेंट हो चुका है, जितना पेमेंट मिल चुका है, उसको हम मानेंगे कि वो कैश बुक में उसकी एंट्री दिख रही होगी। उसकी दूसरी बुक बंद जिसमें होता है ना सब्सिडी बुक्स में, 9 टाइप के बुक्स के मैं नाम पहले आपको स्टार्टिंग में बताया मैंने, तो ऐसा मान के हम चलेंगे कि उसकी एंट्री सब्सिडी बुक्स कैश बुक के अंदर हो चुकी होगी, क्या उसको हम लोग कर देंगे यहाँ पे, वो कंसिडर करके मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ पे पेमेंट अगर फुल्ली आपका हो चुका है तो फुल पेमेंट के टाइम पे तो आपको वैसे भी कुछ लिखना है नहीं। ओके, और जिस चीज की आप एंट्री पास यहाँ पे नहीं करते हो, जो चीज की आप एंट्री बाईपास यहाँ पे नहीं करते हो, इन दैट पर्टिकुलर केसेस उस सब की आपको नीचे नोट लिखनी है विद डेट। ठीक है, उन सब की आपको नीचे नोट लिखनी है विद डेट। ओके, अब आता हूं मैं बेसिकली परचेज बुक के अंदर। ठीक है, द फर्स्ट बुक इज कॉल्ड एज द परचेज बुक। जितना भी आप क्रेडिट में गुड्स परचेस करोगे, जितने भी आप क्रेडिट में गुड्स परचेस करोगे, वो एकदम परचेस बुक के अंदर क्रेडिट में गुड्स परचेस किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी अलग अलग टाइप्स है। एक है सिंपल परचेस बुक, एक है कॉलमनर परचेस बुक, दो अलग अलग स्प्लिटिंग किया हुआ है। एक है सिंपल परचेस बुक, एक है कॉलमनर परचेस बुक। ओके, इन कॉलमनर परचेस बुक और से वापस से दो अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे किए गए हैं। एक कॉलमनर विद गुड्स, मतलब अलग अलग गुड्स में ट्रेडिंग करते हो, एक कॉलमनर ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, एक कॉलमनर विद गुड्स, एक कॉलमनर विद एक्सपेंसेस। मैं आपको सिंपल से फॉर्मेट बता रहा हूँ, सिंपल परचेस बुक का फॉर्मेट बता रहा हूँ। इन द कंटिन्यूइंग वीडियोस आपको कॉलमनर के कॉलम्स पता चल ही जाएंगे, सिंपल के भी कॉलम्स को पता चल ही जाएंगे। स्टिल आई एम शोइंग यू इन द बोर्ड की लिखना किस तरीके से है। ओके, सपोज परचेस बुक ऑफ श्री अभिजीत, परचेस बुक ऑफ श्री अभिजीत, डेट फर्स्ट कॉलम, नेम ऑफ सप्लायर, जो गुड्स दे रहा है उसका नाम। ठीक है, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, मतलब बिल नंबर, खरीदूंगा तो बिल नंबर होगा, वो लिखना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, एलएफ
लेडजर फोलियो और अमाउंट इन रुपीज। ट्रांजेक्शन सारे खत्म हो जाए फिर आपको कर देना है टोटल। यहां पर कर देना, ओके, पूरा कंप्लीट कर देना विद बॉक्स। ईयर फॉर्मेट, जो भी ईयर दो यहाँ पे लिख लो, सपोज टू 15 जून बाय फर्स्ट। जिसकी इसकी इफेक्ट आएगी, आपको लगता है ये है, जिसकी इफेक्ट आएगी उसका नाम, पार्टी के नाम लिखना, पीछे लिख देना आपको अकाउंट, वो लिखा, ओके। जिसकी नहीं आएगी नीचे नोट मार देंगे, जिसकी नहीं आएगी नोट मार देंगे। सपोज डेट 5 की नहीं आएगी तो लिखनी है डेट 5। भाई क्यों नहीं आ रही? भाई जैसे कैश ट्रांजेक्शन होगा तो उसका रीजन, आप उसके एंट्री ऊपर बाईपास क्यों नहीं कर रहे हो, उसके रीजन तो आपको पता ही होंगे। तो वो रीजन आपको डेट के साथ आपको नीचे आकर लिखनी है। ये था मेरा सिंपल परचेस बुक, ठीक है। अगर कॉलम ना होता, अगर कॉलम ना होता, सपोज मैं ट्रेडिंग करता हूं, ठीक है, टेबल, चेयर, सोफा के अंदर, देन टोटल रुपीज। कॉलम भाई मैं ट्रेडिंग करता हूं टेबल, चेयर एंड सोफा के अंदर ट्रेडिंग करता हूं, तो मेरे गुड्स क्या हो गए? टेबल, चेयर एंड सोफा। मेरे गुड्स क्या हो गए? टेबल, चेयर एंड सोफा हो गए। तो मुझे यहाँ पे उसके बेस पे आगे करना है। क्लियर? ओके। तो जो गुड्स में आप ट्रेडिंग करते हो उसके इंडिविजुअल कॉलम पे मिल जाएंगे। आपको इंडिविजुअल ट्रेड डिस्काउंट भी हर एक में से आपको अलग अलग माइनस करना है। इंडिविजुअली ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस करना है। एक और बात, जब गुड्स परचेस करते हैं या सेल करते हैं, जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस जो पे करते हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला की बात करता हूं, जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस जो पे करते हैं उसको लिखना नहीं है, बिकॉज वो एक्सपेंस में से इन टर्म्स ऑफ कैश पे करते हैं, तो उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एक्सपेंस कॉलम, परचेस विद एक्सपेंस। ये जो आपको बता रहा हूं यही फॉर्मेट रहेगा परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस एंड सेल के अंदर, ठीक है। तो आपको परचेस बुक का कॉलम बनाना है, ठीक है। आप उसके बाद सबके कॉलम सेम ही बनेंगे, सिर्फ एक ही जगह पे चेंज होगा, दैट इज दिस वन। मैं आपको ऊपर दिखाता हूं, ओके। सो अगर एक्सपेंस वाला है तो पहले गुड्स का कॉलम बनेगा, नेट गुड्स यू कैन से, फिर डिस्काउंट माइनस करने के बाद गुड्स का कॉलम बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस, सपोज रेलवे फेयर, उसका लेबर है तो भाई लेबर। उसके बाद आपको जीएसटी वाला भी अवेलेबल है इसमें। तो एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, ठीक है। फिर आएगा आपका टोटल। अब इसके अंदर तो आपका दो पार्ट है, एक सीजीएसटी, एक आईजीएसटी, ठीक है। कॉलम तो आपको स्पेसिफिकली अभी पता चल जाएंगे जब अपने सम्स करेंगे, तो मैंने उसके ऊपर कॉलम बताया है कहां पे क्या लिखना है, ठीक है। एक सीजीएसटी, एचजीएसटी, सॉरी यहाँ पे एचजीएसटी, यहाँ पे आएगा आईजीएसटी, इंट्रा, ठीक है। ये तो इंटर, ओके, ये इंटर और ये इंट्रा, दोनों की इंटर, ये इंट्रा स्टेट, ओके, देखने के बाद। सो बेस्ड ऑन दैट मुझे आप एक्सपेंस कॉलम बनाने हैं। तो ये था मेरा परचेज बुक, ओके, परचेज बुक के कॉलम। अगर होता सेल्स बुक, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं है, यहां पे आता सिर्फ आउटवर्ड इनवॉइस, सभी के अंदर, सिंपल के अंदर भी, कॉलमनार विद गुड्स के अंदर भी और कॉलमनार विद एक्सपेंसेस के अंदर भी, ठीक है। सेल्स बुक में ही होता, ठीक है। अगर होता परचेस रिटर्न बुक, अगर तो परचेस रिटर्न बुक, तो यहां पे आता डेबिट नोट नंबर, यहां पे आता डेबिट नोट नंबर, ठीक है। अगर होता सेल्स रिटर्न बुक, अगर होता सेल्स रिटर्न बुक, तो
तो यहाँ पे आपका क्रेडिट नोट बनता, बाकी सब कुछ सेम टू सेम कॉलम की बात की जाए तो, ठीक है। सो अगेन आई लाइक टू से अबाउट रिविजन वंस अगेन यू कैन से सब्सिडरी बुक्स वो ट्रांजेक्शंस जहां पे रिपीटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस अगर बार बार होते हैं, सेम टाइप के ट्रांजेक्शंस अगर बार बार होते हैं दैट पर्टिकुलर केसेस, उसको मैं अलग से बुक में लिख के रखता हूं, दैट इज कॉल्ड एज बाय सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। तो कौन से लिखने होते हैं, जो भी हमने परचेस सेलिंग रिटर्न्स किए होते हैं क्रेडिट में, उधार पे अगर आपने काम किया है तो उसको आपको बुक्स में लिखना होता है, उधार पे काम किया है तो आप उसको बुक्स में आपको लिखना है, ठीक है। और एसेट्स के बारे में लिखना नहीं है, एसेट्स के बारे में लिखना नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट कंपल्सरी माइनस करना है, दिया है तो क्या डिस्काउंट करना ही नहीं है। फुल पेमेंट हो चुका है तो लिखना नहीं है, नोट के हिसाब से नीचे आपको लिख देना है फुल पेमेंट हो चुका है तो। पार्ट पेमेंट हुआ है, ध्यान यहाँ पे रखना, तो पार्ट पेमेंट हुआ है तो आपको देखना है, ओके। पार्ट पेमेंट हुआ है तो आपको लिखा हुआ होगा कि पार्ट पेमेंट हुआ है। ऐसा मानो कि पेमेंट हुआ ही नहीं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान लो उसको पूरा का पूरा उधार है, आप ऐसे मान के आप चल सकते हो। तो पार्ट पेमेंट के टाइम पे ध्यान रखिएगा, फुल पेमेंट तो लिखना ही नहीं है, पार्ट पेमेंट है, मानना है पूरा का पूरा उधार है, पेमेंट हो नहीं चुका है, पूरा का पूरा उधार है, पूरा ही बाकी ऐसा मान के चलो। तो सर जो पेमेंट हो चुका उसका, वो जो पेमेंट हो चुका वो कैश बुक में दिखेगा, चले से बुलाते हैं कैश बुक, वो भी सबसे बुक का पार्ट है, इन चैप्टर लगे दैट्स कॉल्ड एज कैश बुक, ओके। सो वो उस बुक में दिखेगा इतना पेमेंट हो चुका है, इतना पेमेंट करना बाकी है। हम लोग इस बुक में ऐसा मान के लिखेंगे कि भाई पेमेंट करना ही बाकी है, ओके। सो विद दिस नोट, ओके, आई थिंक दैट आपको समझ में आ गया हो कौन सी एंट्रीज कहां पे पास यहाँ पे करनी है, कौन सी एंट्री करनी है, कौन सी एंट्री करनी नहीं है। चैप्टर बहुत ही सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं, क्लियर कंडीशन चल दिए गए हैं, ये फॉलो करोगे आपके लिए बहुत ही सिंपल यहाँ पे अवेलेबल है, हो जाएगा सॉल्व आप पे करना। सो आई होप दैट वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सम्स कैसे मुझे सॉल्व यहाँ पे करना है, बिकॉज परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक सब सेम ही है, ओके। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस के बारे में ही लिखा हुआ होना चाहिए इसके अंदर, और कुछ होना नहीं चाहिए, उसके बेसिस पे ही आपको सम यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करना है। ये चैप्टर इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू लर्न, नॉट ओनली फॉर 11th स्टैंडर्ड बट फॉर अकाउंट्स कैरियर इवन, ठीक है। हम यहाँ पे जो भी सीख रहे हैं आज के टाइम पे, दिस ऑल आर माई बेसिस, ताकि हम एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकते हैं फ्यूचर में जाके, सो दैट वी कैन कम टू नो कि कौन सी एंट्रीज पास होती है, कौन सी एंट्री पास यहाँ पे नहीं होती है, कैसे मुझे एंट्री पास यहाँ पे करनी है, कैसे यहाँ पे नहीं करनी। Then only we can easily pass the entries. ट्रांजेक्शंस यहाँ पे जो भी दिए हैं उसको बड़े प्यार से पहले पढ़ लेना, सारे के सारे लगे तो एक बार पूरा पढ़ लेना, उसके बाद ही देन गो फॉर दिस सम एंड प्लीज प्रिपेयर द कॉलम विद पेंसिल इटसेल्फ, ओके। और डबल लाइन करना आपको हर एक के नीचे, ठीक है। मैंने नहीं किया बोर्ड पे, लेकिन आपको डबल लाइन, आपको ऑलरेडी पता डबल लाइन यहाँ पे करना है, तो आपको हर अमाउंट के नीचे जितने भी आपको डबल लाइन अवेलेबल है हो जाने चाहिए, ओके। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट, वी आर वेरी मच हैप्पी टू हैव स्टूडेंट्स लाइक यू ऑल, ओके। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, वॉच द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू once again. If you feel you have any doubt, difficulty, give me a call between 5 to 6 p.m. and then forward the homeworks between 6 to 7 p.m. Thanks again. Hello everyone. Chapter number 6 of accountancy subsidiary books. As I already told you in the video itself, when the number of transactions, means similar transactions, are so many, at that time the businessman used to prepare the subsidiary books so that he or she can write the common transactions at one particular place. If you are passing journal entries, then the businessman has to search the number of purchases made during the month. If it is suppose 500 times he used to purchase, then he has to go through each and every transactions entries if he is passing via journal entries. In that case, he has prepared a separate book for purchase, then he can get directly all the informations of the purchase. Okay, the credit purchase even, not only the purchase, the credit purchase of the goods, because the transactions which are credit, only that are recorded in the subsidiary books.
Okay, cash transactions are directly recorded in journal entries, or one more book is there for that also, that is called the cash book. We'll be seeing that in the next chapter. So over here, subsidiary books. Subsidiary books refer to the journals kept for specific transactions of similar nature. As I have told you, same type के अगर होते हैं तो उसके लिए मैंने बना दिया है अलग से subsidiary books. So basically types of subsidiary books. One is cash book. एक होता है सिंपल कैश बुक, एक होता है कॉलमनार, मतलब 2 कॉलमनार कैश बुक, कैश एंड बैंक, कैश एट डिस्काउंट या बैंक एट डिस्काउंट, और एक होता है मेरा पे कैश बैंक और डिस्काउंट कॉलमनार कैश बुक. रिगार्डिंग कैश ट्रांजेक्शंस, बैंक ट्रांजेक्शंस, वी यूज्ड टू प्रिपेयर द कैश बुक. Number second is good subsidiary books, which we are going to learn in this particular chapter. That is purchase book, sales book, purchase return book and sales return book. जो भी क्रेडिट का होता है वो लिखना है, कैश वाला परचेस लिखना नहीं है. और इफ़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है वीडियो के अंदर भी, ओके, अगर आपने आधा अधूरा पेमेंट किया है, ठीक है, हाफ पेमेंट या पार्ट पेमेंट विच वी कैन कॉल इट एज 99% पेमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द पार्ट पेमेंट इटसेल्फ. अगर आपने पार्ट पेमेंट किया है तो भी हमको मानना है कि पूरा का पूरा क्रेडिट में ही है, उसको लेके मुझे काम यहाँ पे करना है. जैसे बताया हुआ है मैंने ऑलरेडी, ट्रेड डिस्काउंट करना कंपलसरी होता है. कैश की एंट्री हम बुक्स में पास ऑन यहाँ पे नहीं करेंगे, ओनली गुड्स की एंट्री पास करेंगे, ओनली गुड्स की. ओके, जिसमें बिजनेसमैन ट्रेडिंग करता है दैट इज कॉल्ड द गुड्स. ओनली गुड्स की एंट्री हम बुक्स में पास यहाँ पे करेंगे और किसी की भी एंट्री बुक्स में पास ऑन यहाँ पे नहीं करेंगे. ओके, सब्सिडी बुक्स फॉर बिल्स, तो बिल रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेएबल बुक्स है. ओके, एंड देन लास्ट है जर्नल प्रॉपर. तो बेसिकली ये है मेरे टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स. क्या फ़ायदा है इसका सब्सिडरी बुक्स का? एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक्स, नंबर 1 डिवीजन ऑफ वर्क. अकॉर्डिंग टू द बुक्स मैंने काम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर दिया होता है. डिवीजन ऑफ लेबर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं, अलग अलग पर्सनस रख दिए गए हैं बेस्ड ऑन द स्किल. ओके, तो काम को पहले डिवाइड किया, फिर काम को करने वाले को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया ताकि मेरा काम वन ऑफ द बेस्ट वैसे हो सके. तो इससे बेनिफिट क्या है? ऑडिट वर्क, मतलब चेक करना ईजी हो जाएगा. अकाउंट्स प्रिपरेशन वर्क और भी सिंपल हो जाएगा, टाइम बचेगा. मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इमीडिएटली उस बुक हैंडलर के पास चला जाऊंगा. सेल्स के बारे में चाहिए, जिसको मैंने सेल्स बुक दी उसके पास चला जाऊंगा तो मुझे इसके बाद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा सेल्स के बारे में, क्रेडिट सेल्स के बारे में. एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन मुझे इमीडिएटली अवेलेबल यहाँ पे होता है. तो सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स जो हमें इस चैप्टर में बेसिकली यहाँ पे डील यहाँ पे करना है. तो टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स दैट इज परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक. ये है मेरा टाइप्स ऑफ बुक्स विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. So continuing further with this particular chapter of purchase book. Hello everyone. In the last illustration we have seen preparing all the books of subsidiary, that is purchase book, sales book, purchase return and sales return. In the same way we will be seeing the same thing over here, but that was the simple book in which the amount column is only single one. But here now we are dealing with more than one goods, so we will prepare columnar subsidiary books. So illustration number 8. From the following transactions, prepare columnar purchase book, sales book, purchase return book and sales return book in the books of Sri Puspa Trading Company, which deals in cereals. 2015 September 1st, purchase from Bhavana Trading Company 1000 kg of wheat at rupees 20 per kg, 400 kg of rice at rupees 40 per kg and 500 kg of bajra at rupees 15 per kg at 10% with discount. Before discussing the sum, just you go through the format once again. See the format for purchase book, date, name of supplier, inward invoice number, LF, अमाउंट के नीचे को कॉलम बनाना, जो भी गुड्स में आप ट्रेडिंग करते हो वो, वीट, राइस, बाजरा, टोटल अमाउंट. सेम सेल्स बुक में आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, ओके. परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट नंबर एंड सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट नंबर, ओके. और जिसकी एंट्री पास नहीं होती है बुक के अंदर उसके हम नीचे यहाँ पे नोट बनाते हैं एट द एंड में, ठीक है ना. सो नाउ अब आपको बोलूँगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे लिखना है और कैसे लिखना है, दैट्स वाई. सो परचेस किया मैंने, तो डेबिट परचेस बुक में डेट 1 भावना ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट 1000 kg वीट इंटू 20,000 का 10% माइनस किया, मतलब 18,000 का मैंने वीट, तो वीट कॉलम में लिखेंगे 18,000. राइस में 400 इंटू 40 दैट इज 16,000 का 10% 1600 माइनस 14,400 राइस कॉलम में. बाजरा लिया है 500 किलो इंटू 15 22500 225 15 5 75 सॉरी 7500 का 10% माइनस क्या 750 था 6750. ओके, एक बात देख लो सिर्फ, इज इट क्लियर? प्लस के टोटल मुझे बाहर यहाँ पे लिख देना है.
Date third, purchase from Pratibha Traders 500 kg of wheat at rupees 25 per kg and 300 kg of bajra at rupees 12 per kg on 1 month credit. Invoice number 223, बिल नंबर आपको देखे रखा हुआ है. So wheat में 500 into 25 that is 12500 and बाजरा में 300 into 12 that is 3600. बिल नंबर 223, प्रतिभा ट्रेडर्स अकाउंट परचेज बुक में. ओके. Next, date number 8, sold to Kusi Traders 700 kg wheat at rupees 30 per kg and 200 kg rice at rupees 50 per kg, trade discount 10%. तो सेल्स बुक में लिखना है मुझे यहाँ पे खुशी ट्रेडर्स अकाउंट 700 किलो वीट 30 रुपये का एक, 21,000 का 10% माइनस करो, 2100 माइनस किए तो 18,900 की अमाउंट आ जाएगी वीट की, और 200 किलो राइस इंटू 50 मतलब 10,000 रुपये, 10% माइनस मतलब 9,000 रुपये. तो सेल्स में दिख रहा है खुशी ट्रेडर्स. ओके 8900 वीट के और राइस के 9000, टोटल 27,900. परचेज फ्रॉम राम रहीम ट्रेडिंग कंपनी 300 kg wheat at rupees 15 per kg. 50% of the amount is paid immediately. Invoice number 250. मैंने कहा था हाफ अमाउंट पेड अप होता है अगर तो मानना है पूरा का पूरा उधार पे ही है ना. सो परचेज के अंदर लिख देंगे राम रहीम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट 300 किलो वीट इंटू 15 मतलब 4500 का, हाँ 4500, राम ट्रेडिंग कंपनी 4500. ओके वीट कॉलम. Kushi Traders returned 100 kg wheat as the same were of inferior quality. Issued credit note number 10 was given for the same. ध्यान से करना. अभी खुशी का देखो नंबर 8 तारीख को वीट सेल किया था. अब वीट 700 किलो था. कितना था? 700 किलो. तो वीट की प्राइस यहाँ पे देख लो नंबर 8 में. वीट कितना दिख रहा है आपको? 18,900. कितने किलो की प्राइस है ये? 700 किलो. डिवाइड बाय 700 करो तो आपको 1 किलो की प्राइस मिल जाएगी. मल्टीप्लाई बाय जितना वापस क्या 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना तो आपको अमाउंट मिल जाएगी 2700. वापस से बता रहा हूँ, ये जो अमाउंट है खुशी ट्रेडर्स में वीट में 18,900 वो कितने किलो की है? 700 किलो की है. तो डिवाइड बाय 700 किलो कर दो उसको तो आपको पर किलो की प्राइस मिल जाएगी. जैसे आपको पर किलो की प्राइस मिल जाती है मल्टीप्लाई बाय जितना आपने रिटर्न किया है मल्टीप्लाई बाय 100 तो आ जाएगा आपका अमाउंट 2700. ओके. नेक्स्ट, गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम खुशी ट्रेडर्स वर सेंड टू प्रतिभा ट्रेडर्स, डेबिट नोट नंबर 15. ओके प्रतिभा को मैंने वापस किया. प्रतिभा के पास से कितने का परचेस किया था मैंने? 500 किलो 25 पर केजी के बेस पे मैंने परचेस किया था. उसको मैंने 100 किलो वापस किया. ओके तो 100 इंटू 25 दैट इज 2500. तो परचेस रिटर्न बुक में आपको मिल जाएगा प्रतिभा ट्रेडर्स 2500. 25 केजी की प्राइस दे के रखी है जो उससे मैंने खरीदी थी. ठीक है, सीधा माइनस कर देना है. ओके ना. खुशी वाले की अगर बात करें अपने तो खुशी के पास से मैंने कितने का लिया था? 700 किलो वीट 30 रुपये का लिया था. अब एक और तरीके से भी कर सकते हो. तो 100 किलो वापस किया, 100 किलो इंटू 30 3000. ट्रेड डिस्काउंट दिया ना नंबर 8 में तो 10% माइनस करो, 300 माइनस 2700 का अमाउंट यहाँ से भी आ जाएगा. आप जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू कहाँ से आपको सिंपल पड़ता है. ओके ना. नंबर 20, परचेज 40 kg wheat at rupees 20 per kg फ्रॉम HV ट्रेडर्स ऑन कैश. कैश डिस्काउंट 10%. इनवॉइस नंबर 40. कैश में है तो कैश की एंट्री तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं नहीं. सो लिख देंगे हम इसको नोट में, इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन. 21, 50 kg wheat रिटर्न टू HV ट्रेडर्स एंड इमीडिएटली कैश रिसीव्ड. 50 kg मैंने वीट उसको वापस कर दिया लेकिन उसका मुझे कैश मिल चुका है. कैश मिल चुका है तो उसकी रिकॉर्डिंग हम बुक्स में यहाँ पे करेंगे नहीं. रिटर्न कर दिया है मतलब मैंने परचेस किया तो उसको वापस किया. ठीक है, तो देख लीजिए हमने उसकी एंट्री यहाँ पास नहीं करनी है, सीधा नोट में लिख देना है. ओके, बिकॉज वो कैश मुझे मिल चुका है, दैट्स व्हाई. नंबर 23, परचेज फ्रॉम पूजा ट्रेडर्स 500 kg राइस एट रुपीज़ 60 पर kg, 1000 kg बाजरा एट रुपीज़ 18 पर kg, ट्रेड डिस्काउंट 10%, क्रेडिट 1.5 मंथ्स. इनवॉइस नंबर 301. परचेज बुक में लिख देंगे पूजा ट्रेडर्स अकाउंट 500 किलो वेट इंटू 60, 5 6 30, 30,000, 10% मतलब 27,000. ओके राइस में. उसके बाद बाजरी ली है मैंने 100,000 किलो 18 रुपये का एक, तो 18,000, 10% माइनस तो 16,200 का बाजरी प्लस करके 43,200. बिल नंबर था 301. आगे प्रार्थना ट्रेडर्स, सॉरी नंबर 25, 50% ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम पूजा ट्रेडर्स आर सोल्ड टू प्रार्थना ट्रेडर्स by adding 20% profit. Invoice number 115. 50% of the amount was paid immediately by Pratna Traders.
पूजा के पास से मैंने जो भी खरीदा उसका आधा मैंने बेच दिया 20% प्रॉफिट में। किसको? प्रार्थना को। पूजा के पास से मैंने कितने का खरीदा है? अमाउंट आपको यहाँ से मिल जाएगी 27,000 का आधा दैट इज 13,500। 13,500 प्लस 20% कर दो 13,500 प्लस 20% 16,200 ओके। और 16,200 का आधा प्लस 20% 9,720 ये मैंने भेजा प्रार्थना को। जरा देख लो लास्ट में 16,200 और बाजरा में 9,720 आ गया। क्लियर? पहले उसका आधा किया, पूजा का आधा किया प्लस 20% प्रॉफिट किया तो इसका प्रार्थना की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है हाँ ओके। प्रार्थना ट्रेडर्स ने 50% गुड्स वापस किया जो कि मैंने वापस कर दिया पूजा ट्रेडर्स को। प्रार्थना को कितने का बेचा था? 16,200 उसका आधा उसने वापस किया सेल्स रिटर्न बुक में 8100। सेम वे 9,720 का आधा 4,860 वो मैंने वापस कर दिया किसको? पूजा को। अब पूजा के पास से जो मैंने परचेज किया था उसका आधा मैंने सेल किया था प्रार्थना को, उसका आधा मुझे मिला वापस, है ना? ऐसा हो गया ना? तो मतलब 27,000 का 1/4 कर दो सीधा और 16,200 का 1/4 कर दो, आपको सीधा मिल जाएगा परचेज रिटर्न की अमाउंट 67504050। बहुत सिंपल है। पूजा के पास से जो लिया था उसका आधा मैंने बेचा प्रार्थना को, प्रार्थना ने उसका भी आधा वापस किया। मतलब 100 रुपये का सपोज गुड्स परचेज किया था मैंने पूजा के पास से, 50 रुपये का गुड्स मैंने बेचा प्रार्थना को, प्रार्थना ने 25 रुपये वापस किए, 25 रुपये का गुड्स वापस किया तो हो गया ना 1/4। तो सीधा कर लो हिसाब 1/4 का। लास्ट अर्चना ट्रेडिंग कंपनी प्लेस्ड एन ऑर्डर प्लेस किया, इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, सीधा नीचे नोट में लिख देंगे। आपको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आपको दोनों प्लस करके देख लेना है, दोनों साइड से आपकी टोटल अमाउंट यहाँ पे सेम आ जानी चाहिए। ओके बी क्लियर विद क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली, और थोड़ा सा नीटनेस मेंटेन करके रखना है यहाँ पे, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू मेंटेन द नीटनेस जो हमने मेंटेन यहाँ पे किया है। जहाँ पे अमाउंट आपकी नहीं आती वहाँ पे आपको डैश कर देना है विदाउट लुकिंग इनटू हियर एंड देयर। ओके डोंट नेसेसरी कि ईच एंड एवरी कॉलम में अमाउंट यहाँ पे आए, जरूरी नहीं है कि हर तरीके का रोज़ परचेज करो, जैसे रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती होगी वैसे मैं कुछ परचेज यहाँ पे करता हूँ। ठीक है सो बेस्ड ऑन दैट थोड़ा सा फॉर्मेटिंग सही रखना, नीटनेस थोड़ी मेंटेन रखना तो अच्छा लगेगा देखने में अकाउंट्स। ओके तो रफ वर्क मत करना, डू अ फेयर वर्क ऑल्सो इन रफ नोटबुक इफ यू आर डूइंग दैट ऑल्सो, so that's called accountancy. Okay so in the very next lecture we will be dealing with illustration number 9 in which we will be dealing with columnar books with goods and expenses. Okay till that time have a nice day, stay home, stay safe, keep learning. Thanks for the cooperation and support. Thank you all.